चीन के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे सा गांव जियांगयोंग काउंटी में पुराने कुछ घरों के बीच एक घर में बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। उसके सामने एक बांस से बना पतला सा ब्रश और कागज रखा था। कांपते हुए हाथों से वो कुछ अजीब से पतले अक्षर लिख रही थी, ऐसे अक्षर जिन्हें दुनिया के ज्यादातर लोग पढ़ ही नहीं सकते थे। और हैरानी की बात कि ये अक्षर सिर्फ और सिर्फ औरतें जानती थी। वो बूढ़ी औरत थी यांग हुआनी। कहा जाता है कि धरती पर बची वो आखिरी महिला थी जिसे नूशु पूरी तरह लिखना और पढ़ना आता था। आखिर ये नूशु है क्या और क्यों उसे बस औरतें ही पढ़ना जानती है? तो ये कहानी उस बूढ़ी औरत से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत तो सदियों पहले से हो चुकी थी। चीन साम्राज्य में जब औरतों की आवाज लगभग खामोश कर दी गई थी, उस समय समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान समाज यानी पेट्रियार्की था। लड़कियों पर होते अत्याचार, पढ़ाई लिखाई से वंचित रखना और कुछ तो ऐसी दर्दनाक परंपराएं थी कि आपकी रूह कांप उठेगी। मगर वो कहते हैं ना, जुल्म की दबी आवाज कभी न कभी जरूर चीख उठती है। और यही वो समय था जब चीन के इसी इलाके की औरतों ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ना तलवार उठाई, ना विरोध किया। उन्होंने अपनी खुद की भाषा बना ली, एक ऐसी भाषा जिसे पुरुष पढ़ नहीं सकते। जरा गौर से सोचिए, कैसे उन औरतों ने जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता, खुद की ही एक भाषा, एक लिपि तैयार कर डाली जो कहलाया नूशु। चलिए उन औरतों की गाथा को सुनते हैं जो आज की कमजोर औरतों को एक नई उम्मीद और साहस देगी। वायलेट डू फेंग की डायरेक्ट की गई डॉक्यूमेंट्री हिडन लेटर्स इतिहास को वर्तमान समय की दो चीनी महिलाओं की जिंदगी के माध्यम से सामने लाती है। दक्षिणी चीन के ग्रामीण इलाके जिंगयांग काउंटी में रहने वाली हुशिन एक नूशु म्यूजियम में टूर गाइड के रूप में काम करती है। वो डाइवोर्स्ड है और अपने अतीत के दर से निकलने की कोशिश करते हुए वो नूशु को गहराई से सीखना चाहती है। उनके लिए ये लिपि सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और नई शुरुआत की राह है। दूसरी ओर शंघाई शहर में रहने वाली सीमू वू को संगीत और नूशु दोनों के प्रति गहरी लगन है। नूशु कविताओं को गाने का रूप देकर कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करती है और लोगों को बताती है कि ये भाषा कितनी पावरफुल थी। लेकिन समाज की पारंपरिक अपेक्षाएं, खासकर शादी और उससे जुड़ी पुरानी सोच, उसके सपनों को सीमित करने की कोशिश करती रहती है। तो कहानी शुरू होती है हुशिन से, जो आज भी उसी गांव जियांगयोंग काउंटी में रहती है जहां नूशु भाषा का जन्म हुआ है और एक नूशु म्यूजियम की टूर गाइड है। बचपन में उसकी दादी ने उसे बहुत ही खास चीज के बारे में बताया था जो सिर्फ और सिर्फ औरतों की है। हुशिन आगे कहती है, उस समय समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान समाज था। लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। उनके पैरों को बचपन से ही कसकर बांध दिया जाता था, एक दर्दनाक परंपरा जिसे फुट बाइंडिंग कहते थे। कहा जाता था कि छोटे पैर सुंदरता की निशानी है, लेकिन सच ये था कि इससे औरतों की आजादी भी बन जाती थी। वो मुश्किल से चल पाती थी, घर से बाहर कम ही जा पाती थी और उनकी जिंदगी अक्सर चुप्पी में गुजर जाती थी। और तब एक दूसरे को उम्मीद और गम को बांटने के लिए बनाई गई एक स्क्रिप्ट भाषा नूशु गाने और कविताओं की तरह लिखी जाती, जो अनजाने औरतों को बहनों की तरह जोड़ती और सहारा देती थी। अब हुशिन नूशु म्यूजियम में विजिटर्स को नूशु के बारे में बता रही है। नूशु को लोगों ने 1983 में जानना शुरू किया है। जब उस दौर में औरतें मरती थी तो साथ में उसकी लिखी गई नूशु कविताएं भी उनके साथ दफन हो जाती थी। इसीलिए ओरिजिनल राइटिंग्स का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। नूशु को द वर्ड्स ऑफ एंट्स भी कहा जाता है, यानी चींटियों के शब्द, क्योंकि ये बहुत ही छोटे अक्षर और ज्यादातर हैंड फैंस, रुमाल और कागज में लिखी जाती थी। हुशिन एक नेशनल मॉडल वर्कर और साथ ही नेशनल वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव भी है। इसके बाद वो विजिटर्स को नूशु गाना गाकर सुनाती है, जिसके बहुत ही अलग और एक सुंदर सी लय और ताल है। हुशिन 4 बहनें हैं। उस गांव में उन्हें कमजोर माना जाता है, क्योंकि पुराने जमाने से यही नियम है कि अगर लड़के जिस घर में जन्म लेते हैं वहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। हुशिन की माँ काफी बूढ़ी है, लेकिन अभी भी खेतों में काम और दूसरे हाथ के काम करती है। एक औरत कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। वो भी बचपन से नूशु के गाने और कविताएं सुनते बड़ी हुई है। हुशिन अक्सर कहा करती, माँ तुम चिंता मत करो, लोग हमें नीचे नजर से देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगी। और आज हुशिन को चाइना में सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इवेंट्स में शामिल होने वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस तक जा चुकी है और 2017 में यूनेस्को भी भेजा गया था नेशनल ट्रेजर के रूप में। हुशिन दुख से कहती है, नूशु दरअसल उन औरतों की दुख और कष्टों का साक्षी है, लेकिन हमें इसे स्टेज परफॉर्मेंस में एक हैप्पी सॉन्ग की तरह पेश करना पड़ता है। ऐसा लोग चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत खुशहाल होती है। मर्दों से घिरे इस समाज में हुशिन को
अपनी ये कामयाबी भी छोटी नजर आती है, जो 21वीं सदी में भी अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रही है। अब दूसरी ओर शंघाई शहर दिखाता है, ऊंची ऊंची इमारतें, रोड्स, फ्लाईओवर, उस पर चलती गाड़ियां और लोग, एक व्यस्त शहर जहां सिमो नाम की लड़की स्टेज पर गाना गाने के लिए तैयार हो रही है। सिमो नूशू गाना परफॉर्म करती है। वो एक म्यूजिक टीचर के साथ साथ एक कैलीग्राफर भी है। जब वो 15 साल की थी तभी मिडिल स्कूल पढ़ने भागकर यहाँ आ गई थी। वो कुछ सालों से नूशू की पढ़ाई कर रही है। ये उसका एक पैशन है जो उसे ये दोबारा सोचने में मदद करता है कि औरतों की क्या वैल्यू है। सुमो का मंगेतर है। कल उसका मंगेतर उसे अपनी फैमिली से पहली बार मिलवाने ले जा रहा है। उनकी कहानी भी अलग ही तरह से शुरू हुई थी। मिलने के 1 महीने बाद सिमो उसे नूशू में लिखा एक खत देकर कहती है, 1 हफ्ते में इसे ट्रांसलेट करके देने पर ही तय होगा कि रिलेशनशिप में आना है या नहीं। अगले दिन दोनों उसके मंगेतर के घर पहुंचते हैं। पूरा परिवार साथ मिलकर डिनर करता है। घर और घर से जुड़ी परेशानी पर बात हुई। डिनर के बाद वो उसे अपने स्वर्गवासी पिता के तस्वीर के पास ले गया। 1 साल पहले ही उसके पिता चल बसे। उन्हीं की बरसी पर दोनों आए हैं। उसके पिता एक अच्छे इंसान थे और कहते थे, ईमानदारी और अपने ज़मीर के साथ जियो। दूसरी तरफ यहाँ हुशिन एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसका नाम है हे यानशिन, आखिरी नूशू सीक्रेट लैंग्वेज की मास्टर। उनका मानना है कि अगर नूशू नहीं लिखी जाती कभी तो वो हजारों बंधी औरतें जी ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी भी जिंदगी मर्दों की गुलामी में ही कटी थी। एक किस्सा वो हेशिन को सुनाती है कि उसके पति के बहुत सारे भाई हुआ करते थे जो कि तकरीबन एक ही जैसे दिखते थे, और जब वो अपने पति के पैरों को धोने के लिए गर्म पानी लेकर जाया करती थी तो उसे समझ नहीं आता था कि कौन उसका पति है, मगर वो नजरें उठाकर देख नहीं सकती थी। ये असभ्य माना जाता था। हमें सताया तो जाता था, मगर शुक्र है हमारे पास नूशू था जो मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाई थी, और वो चाहती थी कि मैं इसे सीखूं, क्योंकि वो मर्दों की दुनिया से वाकिफ थी जहाँ औरतों पे क्या गुजरा करती थी। मेरी दादी नूशू सिखाते वक्त अक्सर रो दिया करती थी, लेकिन मैं तब बहुत छोटी थी, मुझे इसकी उतनी समझ नहीं थी। पर आज 21वीं सदी में भी मर्दों की सोच बदली नहीं है। हेशिन का पति खुद को राजा की तरह एक बॉस समझता था। वो हेशिन को मारा करता था, यहाँ तक कि 6 महीने की प्रेग्नेंट हेशिन का सिर्फ इसीलिए गर्भपात करवा दिया क्योंकि उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। अब हमें गांव में एक शादी दिखाई जाती है जहाँ मर्द ये हंसी मजाक करते हुए कह रहे हैं कि वही लड़कियों का गाना नूशू गाना चाहिए ना। मगर एक औरत जब अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है और वहाँ वो यही प्रार्थना करती है कि उन्हें मार और डांट ना पड़े। हुशिन कहती है, भले ही मैंने अपनी जिंदगी बहुत सारी उपलब्धि पाई है, लेकिन इससे मैं एक अच्छी औरत नहीं बनती समाज की नजर में, क्योंकि एक अच्छा औरत का तो प्यार करने वाला पति और अपना बच्चा होना चाहिए, घर संभालना जानती हो, यही क्वालिफिकेशन होती है। और इसकी एक और मिसाल हमें सीमू के इन-लॉज के घर में भी देखने को मिलती है। रिश्तेदार उसके मंगेतर से कह रहे हैं कि अब शादी जल्दी करके तुम्हारा प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि पत्नी घर संभालने आ जाएगी। अब सीमू को यूं ही बैठा देख उसका मंगेतर उसे कहता है, तुम यहाँ यूं ही बैठी हो जबकि माँ सारे गेस्ट के लिए काम कर रही है, तुम्हें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए। जबकि सीमू उनकी मदद करने को गई थी। खैर, अब सीमू की होने वाली सास उसे शगुन के पैसों का लिफाफा थमाते हुए कहती है, अगली बार तुम इस परिवार इस घर की मेजबानी करोगी, मतलब कि सीमू को सारा कुछ देखना होगा। सीमू के चेहरे पर कहीं न कहीं समाज और शादी के बाद की इन परंपराओं को निभाने के एक्सपेक्टेशन और वो दबाव दिखाई दे रही थी। खैर, अब खाने के बाद मंगेतर ने उसे एक चाइनीज दवा पीने को दी जो उसके शरीर को बच्चे पैदा करने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। सीमू पूछती है, अगर प्रेग्नेंट होने के बाद ही मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई तो क्या करोगे? और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा काम तो घर को देखना और उससे जुड़ी चीजें हैं, और साथ में तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हो। जिस पर सीमू बोली, इसका मतलब कि मैं पूरा दिन काम करूंगी तो परिवार के लिए वक्त नहीं बचेगा। जिस पर ये जवाब मिलता है, मेरी माँ भी तो दिन भर खेत में काम करती थी और रात में घर का काम। क्या औरतों को अपनी पसंद या अपनी तरह से थोड़ा भी जीने का हक नहीं है? नूशू सीमू का पैशन है, लेकिन उससे वो अपने मंगेतर जितना नहीं कमाती, तो मंगेतर का यही प्लान है कि घर खरीदना और फिर सीमू उसे संभाले। आखिर में सीमू ने कह ही डाला, तुम मुझे प्रेशर फील करा रहे हो, और फिर दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी ने जगह ले ली। दूसरी ओर गांव में हुशिन नूशू के बारे में और गहराई से जानने और समझने के लिए उस बूढ़ी नूशू मास्टर के पास अक्सर जाया करती, उनसे बातें किया करती। कम उम्र में ही उसके पति चल बसे थे और उन्होंने ही अपने सभी बच्चे को अकेले पाला पोसा। उनसे मालूम हुआ कि वो सारी खत जो औरतें दूसरी औरत को बहन मानकर लिखा करती थी बहुत ही निजी हुआ करती थी, जो सिर्फ अपनी पीड़ा और तकलीफों को चुपके से बांटने के लिए होती थी।
मगर आज इसके बारे में सभी जानते हैं। फिर उन्होंने ऐसी बात कही जो दिल को छू गई। आज का तुम्हारा नूशू बस नाच और गानों के बारे में ही रह गई है, लेकिन मेरी नूशू उन कोठरी से ताल्लुक रखती है जहाँ से औरतें कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। इधर सीमू अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रही है जो सभी शादीशुदा है। जल्द ही सीमू भी शादी के बंधन में बंधने वाली है। शादी के बाद अपनी बदलती जिंदगियों के बारे में बात करते हुए उनकी आंखें नमी हो जाती। किसी ने गिल्ट में आकर अपना पैशन छोड़कर पति और बच्चे को चुना। कोई काम और परिवार संभालने के संतुलन में लगी है, क्योंकि अगर कमाया नहीं तो कल वही पति कहेगा तुमने इस परिवार के लिए क्या किया है। सीमू आपसे भी एक सवाल पूछती है, एक महिला के रूप में क्या अपने सपनों को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिवार के लिए त्याग करना? कमेंट्स में जरूर इसका जवाब लिखकर देना। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमू अपने माँ बाबा को कॉल करती है और पता चला कि सीमू ने अपनी सगाई तोड़ दी है। उसने अपने काम, अपने पैशन को पहले चुना, नूशू को चुना जो उसकी पहचान है, क्योंकि उसे नूशू लिखना सीखने में एक शांति मिलती है जिसकी आज लोगों के पास बहुत कमी है। और उसके पेरेंट्स को सीमू के फैसले से कोई आपत्ति नहीं। सीमू की माँ खुद 8 भाई बहन थे। उसकी बहन भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाबा राजी नहीं हुए। और फिर आई सबसे बड़ी क्रांति चाइना में और परिवर्तन होने लगा। पहली बार उसकी माँ ने जेंडर इक्वालिटी शब्द सुना। मर्द और औरत दोनों को काम के लिए पूछा जाने लगा। लड़कियों को शिक्षा का मौका मिलने लगा और उसकी माँ बनती है एक डॉक्टर। लोग उसे इज्जत देते हैं एक औरत होने के बावजूद। और सीमू की माँ फक्र से कहती है, मैं किसी से कम नहीं थी। अब यहाँ गांव में वो बूढ़ी औरत हुशिन को अपने पुराने घर में लाती है जहाँ बस वीराना बसता है। यहाँ वो अपनी दादी और कुछ लड़कियों के साथ रहती थी। इसी घर में उसने अपनी दादी से नूशू सीखा और यही उसने बहुत सारी लड़कियों को नूशू पढ़ाना और लिखाना सिखाया। अब दूसरी तरफ धीरे धीरे सीमू भी अपने पैशन को फॉलो कर आगे बढ़ती है, लेकिन मीटिंग्स में उसे कई ऐसी औरतें भी मिलती है कि वो क्या है ये नहीं भूलना चाहिए। हमें क्यों बड़े सपने देखने हैं, खुशी तो अंदर से आती है ना। औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर रहो। लेकिन वही कुछ ऐसी भी औरतें मिली जो मानती है कि औरतें बस शांति बनाए रखने के लिए नहीं है। अगर हम कभी अपनी दीवारों को नहीं तोड़ेंगे तो हमेशा गुलाम ही बनकर रह जाएंगे। और वो औरत एक आर्ट क्यूरेटर है। मतलब अगर किसी म्यूजियम या गैलरी में एग्जीबिशन लगी है तो जो इंसान ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से आर्टवर्क्स दिखेंगे और कैसे दिखेंगे, वही आर्ट क्यूरेटर कहलाता है। वो आर्ट को समझकर उसे लोगों के सामने मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं, मगर फिर भी वो बहुत से फैसले खुद नहीं ले सकती। उसे सीमू का नूशू आर्ट बहुत ही पसंद आया। सीमू और हुशिन दो बिल्कुल अलग जगह से है, लेकिन दोनों की सोच और नूशू को दोबारा जिंदा करने की चाहत एक ही है। दोनों चाहते हैं कि ये बस इतिहास के पन्नों तक ही सीमित ना रहे, आज यानी कि वर्तमान का हिस्सा बने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेडिशन कल्चर को जाने, उसे समझे, उसे सीखे। और अब जल्द ही बीजिंग में पहली बार इंटरनेशनल कल्चरल एग्जीबिशन में नूशू को प्रेजेंट किया गया और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हो जाती। कैसे इस सदियों से छुपी भाषा को लोगों तक पहुंचाया जाएगा इस तरह की इसकी असली वैल्यू बनी रहे, कहीं आलू के भाव में ये ना रह जाए। मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि कहानी में भी कल्चरल डायरेक्टर इसे हाईएस्ट रेट पोटैटो सेलिंग की बात करता है। नूशू लोग पढ़ना या लिखना ना जाने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एसेंस लोगों तक पहुंचे उस पर उनका फोकस है। हुशुंग यहाँ बीजिंग में हेशिन की कविताओं को याद कर, उसके बारे में याद कर थोड़ी इमोशनल हो पड़ती है। वो वापस अपने गाँव आकर दोबारा हेशिन उसी बूढ़ी औरत से मिली और उसे खुद का लिखा एक खूबसूरत सा खत दिया, जिसमें कुछ गलतियाँ वो अभी भी करती है। नूशू जब भी लिखा जाता है तो वो राइम्स की तरह लिखे जाते हैं, क्योंकि इसे कविता या गाने की तरह एक सुर में गाया जाता था। हुशिन उन्हें भी इस खत का जवाब लिखने को कहती है। दूसरी ओर शंघाई में एग्जीबिशन लगा है जहां औरतों के द्वारा की गई कला दिखाई जाती है, जिसमें से नूशू भी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। सीमू लोगों को एक पूर्वजों का लिखा नूशू पढ़कर सुनाती है, जिसमें वो औरत कहती है, न राजनीति में जाने का हक है, न जीने की आजादी, न पढ़ने का मौका, न अपने सपनों की बुनियादी। पैर बांधे गए, दर्द ही पहचान बनी, शादी में खो गई मेरी हर कहानी, पर इन खामोशियों में एक रोशनी जगी, नूशू में मेरी हर बात सजी। इस जवाब में नूशू ने भी अपनी ओर से उसे लिखकर बताया है कि आज की औरतों की जिंदगी उस पीढ़ी की औरतों की तरह कठिन और दर्द भरी नहीं है। हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। हमारी सेल्फ रिलायंस और हमारी इंडिपेंडेंस ही हमें असली फ्रीडम देती है। अब कुछ दिन बाद दिखाता है सीमू शंघाई छोड़कर वापस अपने घर लौट रही है। नूशू ने उसे बहुत कुछ सिखाया है,
खुद की आत्मा से जुड़ना सिखाया है। दूसरी ओर हुशिन, एक तलाकशुदा औरत जिसे डर था कि नूशू का क्या भविष्य होगा, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मजबूत हो तो नूशू फिर से जीवित होगी। वो अब साथ साथ लोगों को नूशू सिखाया करती है। उम्मीद है कि सीमू और हुशिन की तरह ही दूसरे भी नूशू की गहराई को समझे और अपनी संस्कृति को आगे ले जाए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हुई। दोस्तों, मैं नूशू और उससे जुड़ी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। तो कई जगह कहा जाता है कि नूशू 4000 साल पुरानी है, लेकिन इतिहासकार और शोधकर्ता इसे प्रमाणित नहीं मानते। इसके पक्के सबूत 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मिलते हैं। सबसे पुराने लिखित नमूने लगभग 300 से 400 साल पुराने पाए गए हैं। 19वीं शताब्दी ये वो दौर था जब चाइना में चिंग डायनेस्टी का शासन था और सामाजिक नियम अपने सबसे कठोर रूप में थी, क्योंकि उस समय चीन में कड़ा पुरुष प्रधान समाज था। लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं होती, फुट बाइंडिंग जैसी क्रूर परंपराएं भी थी। महिलाएं अपने मायके से दूर भेज दी जाती और नूशू तब उनके लिए दिमागी खिड़की बन गई थी। ताइपांग रिबिलियन 1850। इस दौर में चाइना में बड़े विरोध यानी रिबिलियंस हो रहे थे। उस दौर में सन चाओ शू भी काफी चर्चे में था, यानी थर्ड डे बुक। इसमें होता यह है कि जब एक नई दुल्हन अपने बचपन के घर से विदा होती है तो उसकी माँ या सहेलियाँ उसे ये किताब देती है शादी के तीसरे दिन। ये किताब उसके लिए एक सर्वाइवल किट की तरह है। जब वो अपने नए घर में अकेली और दुखी होती है तो वो उन खाली पन्नों को अपने आंसुओं और नूशू के कैरेक्टर से भरती है। किताब के शुरुआती कुछ पन्नों पर गाने और कविताएं लिखी होती है, लेकिन बाकी के पन्ने खाली छोड़े जाते हैं ताकि नई दुल्हन अपने ससुराल के दुख, दर्द या आगे की कहानी उन पन्नों पर नूशू स्क्रिप्ट में लिख सके। अब कहानी के बिल्कुल शुरू में मैंने जिस बूढ़ी औरत का नाम लिया था, यांग हुआनई, उनका जन्म 1909 में जियांगयोंग काउंटी, हुनान, चाइना में हुआ था। वही इलाका जहां नूशू सदियों से औरतों के बीच इस्तेमाल होती थी। और 2004 में 98 की उम्र में उनका निधन हो गया। 1990 में जब स्कॉलर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला तब उन्होंने बुढ़ापे में फिर से लिखना और गाना शुरू किया ताकि ये कला दुनिया के सामने आ सके। नूशू की बनावट बहुत ही खूबसूरत होती थी। चूँकि मर्द इसे समझ नहीं पाते थे, औरतें मर्दों के बीच बैठकर भी उनकी शिकायतें या अपनी सीक्रेट बातें भी लिख लेती थी। नूशू में सिर्फ 600 से 1000 के बीच कैरेक्टर्स हैं, जबकि चाइनीज मैंडरिन में 50,000 से ज्यादा है। फिर चाइना में आता है कल्चरल रेवोल्यूशन का सदमा। 1960 और 70 के दशक में चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान पुरानी संस्कृति को मिटाया जा रहा था। नूशू को सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास या पुरानी फ्यूडल सोच बोलकर बैन कर दिया गया। काफी सारे नूशू लिटरेचर, पुराने रुमाल और पंखे जला दिए गए। यांग हुनाई उन चंद लोगों में से थी जो इस दौर से गुजरकर इस स्क्रिप्ट को अपने जहन में जिंदा रख पाई। नूशू एक ऐसी भाषा थी जो दुख, दर्द से पैदा हुई। आज भले ही ये भाषा एक्सटिंक्ट या फिर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन यांग हुई ने इसे दुनिया के सामने लाकर उन हजारों गुमनाम औरतों को एक आवाज दे दी जो सदियों तक खामोश रही थी। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक सीक्रेट सिस्टरहुड का हिस्सा थी। लेकिन कैसे आज नूशू को मार्केटेबल प्रोडक्ट बना दिया गया है। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि नूशू को अब प्रिंसेस वर्कशॉप में भी सिखाया जा रहा है, जहां लड़कियों को शालीन, आज्ञाकारी बनाना सिखाया जाता है। विडंबना ये है कि जिस स्क्रिप्ट को औरतों ने अपनी आजादी और दर्द बयान करने के लिए बनाया था, उसे अब मर्द सहन शक्ति और नम्रता का प्रतीक बता रहे हैं। फिल्म दिखाती है कि मर्द अब भी नूशू की डेफिनेशन कंट्रोल कर रहे हैं। बड़े बड़े बॉल रूम्स में मर्द अधिकारी नूशू का जश्न मनाते हैं, लेकिन सीमो जैसे कलाकारों को सिर्फ एक परफॉर्मर की तरह देखते हैं। दोस्तों, उस दौर में महिलाओं को 3 ओबीडियंस या 3 आज्ञा पालन करना बचपन से सिखाया जाता था। सबसे पहले जब अपने घर में हो तब अपने पिता के आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, जब उसकी शादी हो तब अपने पति के आज्ञा का पालन करना है। और तीसरा, जब उसका बेटा हो तो उसके बेटे का आज्ञा पालन करना है। ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही दुख भरी बात थी उस दौर की महिलाओं के लिए। इतना ही नहीं, कुछ औरतें आज भी ये मानती है कि नूशू को समाज के नियमों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो इसे सिर्फ एक पुरानी कला मानती है, आजादी का हथियार नहीं। लेकिन एक सुकून भरा पल तब आता है जब हे याक्शिन हुशिन को ये कला सिखाती है। शोर शराबे और कमर्शलाइजेशन से दूर ये वो पल है जहाँ नूशू अपने असली रूप में दिखता है। बहनों को जोड़ने वाला एक धागा, यही असली नूशू है। बाकी जो बाहर मार्केट में बिक रहा है वो सिर्फ एक दिखावट है।
मानती हूँ भले ही जमाना बदल गया है, पर औरतों के लिए बीवी और माँ की भूमिका से बाहर निकलना, चाइना कहे या दुनिया के कई हिस्सों में आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है कि किसी संस्कृति को बचाने के लिए उसे म्यूजियम में रखना या बेचना जरूरी है, या फिर ये उसे खत्म कर देता है? और क्या आज भी औरतों को सही मायने में आजादी मिली है? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर पक्के से करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके जाएं। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।